हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशन टेक्निक्स। और ये जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टडी करते हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड चेंज के स्टूडेंट है। उसी तरह काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने पहले से नहीं किया हुआ। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन। देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन होती है, जब ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस लाती है और वहां या उसको डिवेल्प करना चाहती है, तो ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स होते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम का मतलब होता है कि जिनको डेलिब्रेटली ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिक मैनर के अंदर क्रिएट करती है और ये इस ढंग से डिजाइन किए जाते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम फेस कर रही होती है उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली अपने गोल्स को अचीव कर सके। ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक जो है, जिनको हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशंस भी कहते हैं, तो ये इंटरवेंशन जो है ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए डिजाइन की जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन जो होती हैं मेथड्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोफेशनल और अदर्स के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। देखो, यहाँ पे होता है कि जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशंस होती हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन सारी की सारी इंटरवेंशंस को यूज नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जितनी भी इंटरवेंशंस बताई हैं उनमें से जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को सूट करती है उसके बेसिस पे उस ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन को यूज किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेंच एंड बेल, organization development interventions are the set of structured activities. स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कि जो डेलिबरेटली ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन करती है, जिसके अंदर डिसाइड किया जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टारगेट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है या टारगेट ग्रुप है या इंडिविजुअल्स है जो इस पर्टिकुलर टास्क या सीक्वेंस ऑफ टास्क के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे जो टास्क और गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट के साथ चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए हम इन इंटरवेंशन के ऊपर जो है फोकस रहता है कि इन इंटरवेंशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलपमेंट करना होता है। तो यहाँ पे होता है कि जैसा ऑर्गेनाइजेशन चाहती है डिजायरेबल इफेक्ट लाना, तो वैसा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है स्टार्ट किए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो डेवलपमेंट हो सके। मेक थिंग्स हैपन एंड व्हाट इज हैपनिंग। तो यहाँ पे चीजों को जैसे ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो, तो उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन टेक्निक के अंदर बिहेवियरल टेक्निक्स है, जिसके अंदर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ग्रिड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, नॉन बिहेवियरल टेक्निक, चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वर्क डिजाइन, जॉब एनरिचमेंट, मसलिनियस टेक्निक जिसमें सर्वे, फीडबैक, प्रोसेस कंसंट्रेशन एंड टीम बिल्डिंग। तो यहाँ पे वन बाय वन करके हम इन सबको जो है अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे हम इनको इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं: सर्वे, फीडबैक, प्रोसेस कंसंट्रेशन, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, मैनेजरल ग्रिड, गोल सेटिंग एंड प्लानिंग, टीम बिल्डिंग, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड द अदर इंटरवेंशन। तो जिसको वन बाय वन करके वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट जो है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है, जिसको हम टी ग्रुप ट्रेनिंग भी कहते हैं। देखो, यहाँ पे होता है कि एक मैनेजर का बिहेवियर इज नॉट हाउ ही थिंक्स ही बिहेव्स। कि मैनेजर का बिहेवियर ये नहीं है कि जो सोचता है कि मैं इस तरह से बिहेव कर रहा हूँ, बट उसके व्यू को जैसे वो बिहेव कर रहा है उसके बिहेवियर को दूसरे किस तरह से परसीव करते हैं, दूसरे उसके बिहेवियर को किस तरह से लेते हैं। तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जो है दैट हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपैंडिंग ए पर्सन्स अंडरस्टैंडिंग। देखो, यहाँ पे जब सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है या टी ग्रुप ट्रेनिंग है, जिससे क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है, एक पर्सन जो है, वो अंडरस्टैंड करता है उसका बिहेवियर दूसरों को किस तरह से इफेक्ट करता है और जो दूसरों का बिहेवियर होता है उसका रिएक्शन किस तरह से होता है। तो यहाँ पे होता है कि जो पार्टिसिपेंट इस टी ग्रुप ट्रेनिंग के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको इनकरेज किया जाता है कि दे शुड अंडरटेक द कंसिडरेबल सेल्फ एग्जामिनेशन, कि खुद को वो सेल्फ एग्जामिन करे। तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जो है जिसके अंदर
काफ़ी सारे एक हमें क्योंकि नेचुरली लोग जो होते हैं यहाँ पे खुद को भी एग्ज़ामिन करते हैं, दूसरों के बारे में भी बताते हैं। तो ये एक वैल्यूएबल साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है और ये काफ़ी अच्छी अप्रोच है जिससे हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होते हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को हम लेबोरेटरी ट्रेनिंग भी कहते हैं क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट की जाती है, जहाँ पे 10 टू 15 एम्प्लॉइज़ को इकट्ठे लाया जाता है और यहाँ पे एक अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट के अंदर अनस्ट्रक्चर्ड होता है कि जहाँ पे आप जैसे फ्रीली मूव कर रहे हो, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड होता है जो एक डिजाइन्ड होता है जिसके अंदर हम उसी डायरेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पे एक अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर ग्रुप्स के अंदर वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और मेंबर जो होते हैं उनको इनकरेज किया जाता है कि न्यू मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट करें और न्यू इंडिविजुअल बिहेवियर डेवलप करें। इसको हम टी ग्रुप भी कहते हैं और ट्रेनिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। ये कोट लियोन का जो ग्रुप डायनामिक कंसेप्ट है वहां से इवॉल्व हुआ है। तो फर्स्ट सेंसिटिविटी ट्रेनिंग सेशन वाज हेल्ड इन 1946 इन स्टेट टीचर्स कॉलेज न्यू ब्रिटिश यूएसए। तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के पीछे जो बेसिक लॉजिक है, तो यहाँ पे होता है कि जो अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप इंटरेक्शंस होती हैं जिसके द्वारा लोगों का बिहेवियर चेंज किया जाता है और इससे क्या होता है कि लोग अपना बिहेवियर भी समझते हैं और ये भी अंडरस्टैंड करते हैं कि दूसरे उनके बिहेवियर को किस तरह से परसीव करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम ग्रुप फंक्शनिंग उसके प्रोसेस को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली जो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होती है इसके अंदर मेंबर्स होते हैं 10 टू 15 इंडिविजुअल्स, जहाँ पे उनको इकट्ठे जो है लेके आया जाता है और यहाँ पे फ्री और ओपन इन्वायरमेंट दिया जाता है और ये जो टी ग्रुप ट्रेनिंग है ये वर्क प्लेस से दूर करवाई जाती है और यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक फैसिलिटेटर भी होता है, वो आपस में फ्रीली डिस्कशन करते हैं। रोल ऑफ फैसिलिटेटर का होता है कि टाइम पे उनको ऑन गोइंग प्रोसेस पे उनका ध्यान दिलाना और ग्रुप के साथ अलाइन करना। तो यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है कि वो अपने आइडियाज, बिलीव्स और एटीट्यूड को खुल के एक्सप्रेस कर सके। तो इससे होता है कि हम खुद को भी एग्जामिन करते हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन भी करते हैं, हमारा बिहेवियर दूसरों को किस तरह से इम्पैक्ट करता है। तो इससे जो है हमें नॉलेज मिलती है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो दूसरे के बिहेवियर के प्रति उनका रिएक्शन क्या होता है और उनका जो बिहेवियर होता है दूसरों का रिएक्शन उसके प्रति क्या होता है, जिससे हम ग्रुप के अंदर वर्किंग कैसे होती है उसको समझते हैं और इससे इंटरपर्सनल ग्रुप रिलेशन के बारे में भी नॉलेज होती है। सेकेंड जो है दैट इज दी सर्वे फीडबैक। तो फर्स्ट डेवलप्ड एट द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च ऑफ यूनिवर्सिटी एट मिशिगन। तो यहाँ पे जो सर्वे फीडबैक है इस टेक्निक का जो ऑब्जेक्टिव है टू गेट टीम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टू डिवाइस बेटर प्रोसेस फॉर हैंडलिंग द इशू। देखो सर्वे फीडबैक के अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम में काम होता है, तो जिससे क्या होता है कि जो टीम के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, जो इश्यूज होती हैं, तो एक बेटर प्रोसेस डेवलप करना ताकि उस इश्यूज को, उस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल किया जा सके। तो ये जो टीम्स है डाटा को एनालाइज करती हैं, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करती हैं, फिर उसके रिजल्ट को एवेलुएट करती हैं, फिर मीन्स डेवलप करते हैं कि ये जो आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम है इसको हमने सॉर्ट आउट कैसे करना है। तो ये जो इंटरवेंशन है ये मैनेजर को डाटा और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर तैयार किया जाता है जिसके अंदर लोगों के इंडिविजुअल एटीट्यूड्स, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट और जनरल हेल्थ के बारे में डाटा जो है कलेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद फीडबैक मीटिंग्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, जिसके अंदर जो डाटा होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स को प्रेजेंट किया जाता है। तो ये इसका सर्वे फीडबैक का जो प्रोसेस है, स्टेप्स हैं, डाटा कलेक्शन जहाँ पे डाटा जो है क्वेश्चनर के माध्यम से किया जाता है, फिर उसके बाद उसको एनालिसिस किया जाता है, फिर एक्शन लिया जाता है, फिर उसके बाद फीडबैक दिया जाता है। तो सर्वे फीडबैक जो टेक्निक है जिसके अंदर हम जो है यूजफुल चेंजेस ला सकते हैं एटीट्यूड्स एंड परसेप्शन अबाउट द पार्टिसिपेंट्स, और जब ये टीम बिल्डिंग के साथ यूज किया जाता है तो ये ज्यादा पॉजिटिव होती है और यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि जब जो मेंबर इसके जो सर्वे फीडबैक के अंदर जो मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं जिनके पास हाई डिग्री ऑफ कंसेप्चुअल स्किल होता है और जो लॉन्ग टर्म इश्यूज के साथ डील करते हैं, लेकिन जहाँ पे डे टू डे एक्टिविटीज होती है, शॉर्ट टर्म रिजल्ट के ऊपर होता है, तो ये टेक्निक जो है ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होती। थर्ड जो है दैट इज द प्रोसेस कंसल्टेशन। Process consultation include a set of activities on the part of a consultant which help the client to perceive, understand, act upon process events which occur in the client's environment. तो जो प्रोसेस कंसल्टेंट है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह का इन्वायरमेंट है, किस तरह की वर्किंग है, उस चीज को अंडरस्टैंड करता है,
उसके बाद जो है वो क्लाइंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। प्रोसेस कंसल्टेशन assume that an organization's effectiveness depends on how well its people relate to one another। कि ऑर्गेनाइजेशन की जो इफेक्टिवनेस है, सक्सेस जो है, इस बात पे डिपेंड करती है कि लोग आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं। तो ये स्पेसिफिक एरिया जैसे कम्युनिकेशन, मेंबर्स का फंक्शनल रोल क्या है, ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ग्रुप नॉर्म्स, ग्रोथ, लीडरशिप, अथॉरिटी और इंटर ग्रुप रिलेशन क्या है, कॉपरेशन और कंपटीशन क्या है, उस चीजों के ऊपर फोकस करती है। तो प्रोसेस कंसल्टेशन की 4 स्टेजेस हैं जहाँ पे एजेंडा मीटिंग इज हेल्ड, जिसके अंदर एक प्रॉपर एजेंडा होता है, वो मीटिंग होती है। तो ग्रुप को बताया जाता है कि किस तरह से उन्होंने काम करना है और इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स को जो है कोचिंग और काउंसलिंग की जाती है। फिर उसके बाद जो है ग्रुप के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस लाई जाती हैं। तो प्रोसेस कंसर्नेंट जो होता है वो जो वर्क टीम के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके मेंबर्स को मिलता है, उनकी इंटरेक्शंस को नोट करता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, फिर देखता है कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और प्रोसेस कंसल्टेंट जो होता है वो टीम को फीडबैक देता है, जो भी उसने ऑब्जर्वेशन के माध्यम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है। फिर उसके बेसिस पे वो इंडिविजुअल और ग्रुप्स को जो है कोचिंग प्रोवाइड करता है ताकि वो अपना बिहेवियर जो है मॉडिफाई कर सके। फिर उसके बाद है मैनेजरल ग्रिड। Industrial psychologist Black and Mountain developed the managerial grid on the basis of Ohio State study। देखो यहाँ पे ये जो मॉडल है दो चीजों के ऊपर जो है स्टडी करता है, कंसर्न फॉर प्रोडक्टिविटी एंड कंसर्न फॉर पीपल। तो मैनेजरियल ग्रिड जो है वो मैनेजर को अवेलुएट करने में हेल्प करती है कि वो किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, कंसर्न फॉर पीपल और कंसर्न फॉर प्रोडक्टिविटी। और इसको हम इंस्ट्रूमेंटल लेबोरेटरी ट्रेनिंग भी कह देते हैं क्योंकि इट इज ए स्ट्रक्चर्ड वर्जन ऑफ लेबोरेटरी ट्रेनिंग। इसके अंदर इंडिविजुअल्स भी होते हैं, ग्रुप भी होती है, ग्रुप एक्टिविटीज भी की जाती है ताकि हम इंडिविजुअल मैनेजरियल स्टाइल को अंडरस्टैंड कर सकें, इंटरपर्सनल रिलेशन किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं और ग्रुप की इफेक्टिवनेस को अंडरस्टैंड कर सकें। ग्रिड जो मैनेजरियल ग्रिड है इसके अंदर जो कंसल्टेंट है, एक्सपर्ट है, वो क्वेश्चनर यूज करता है जिसके अंदर वो स्टाइल ऑफ मैनेजर देखता है, उनको अपना मतलब उनके स्टाइल्स को नोट करता है कि ये आप स्टाइल यूज करते हो। फिर उनको कहता है कि अपना जो वर्किंग स्टाइल है इसको एग्जामिन करो और यहाँ पे उनको हेल्प प्रोवाइड करता है कि वो मैक्सिमम इफेक्टिवनेस के साथ काम करें। मैनेजर ग्रिड के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, मैनेजर्स लर्न अबाउट ग्रिड कंसेप्ट कि किस तरह से वो जो है अप्लाई किए जा सकते हैं। एक वीक लॉन्ग सेमिनार जो है उसके अंदर उनको बताया जाता है, वो अपना मैनेजरल स्टाइल देखते हैं, फिर देखते हैं कि हमने किस तरह से अपने स्टाइल को बेटर करना है, किस तरह से टीम डेवलपमेंट, ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करना है, इसको इम्प्रूव करना है। टीम डेवलपमेंट जो है दैट इज एक्सटेंशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज। मेंबर ऑफ द सेम डिपार्टमेंट जो होते हैं उनको इकट्ठा लाया जाता है और उसके अंदर होता है कि 9 to 90 जिसके अंदर दोनों ही चीजें आई है, कंसर्न फॉर पीपल और कंसर्न फॉर प्रोडक्टिविटी। तो जो ट्रेनिंग के अंदर लर्न किया जाता है तो यहाँ पे एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन के अंदर उनको लागू किया जाता है। इंटर ग्रुप डेवलपमेंट तो यहाँ पे फर्स्ट 2 स्टेजेस जो होती हैं जहाँ पे होता है कि मैनेजरियल को डेवलप करना है और यहाँ पे हमने उसको लगाना है कि किस तरह से उसने प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जब वो करता है तो डेफिनेटली उससे कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन इंक्रीज होता है। जो इंटर ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, टेंशंस होती हैं, उनको ओपनली और जॉइंटली जो है डिस्कस किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग इसके अंदर पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट गोल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे होता है कि पार्टिसिपेंट के अंदर एक सेंस ऑफ कमिटमेंट, सेल्फ कंट्रोल जो है इंस्टिल किया जाता है ताकि जो मैनेजर्स हैं, सबॉर्डिनेट जो है वो इकट्ठे होके काम करें। और यहाँ पे पार्टिसिपेंट जो होते हैं कोशिश करते हैं कि वो अपने गोल्स के प्रति कमिटेड हो, गोल्स को अचीव करें। तो हर एक जो सब यूनिट होता है कि वो अपनी एक्टिविटीज को देखता है कि किस तरह से हम उनको बेटर वे से कर सकते हैं। ऑल द एफर्ट्स फ्रॉम 1 to the 4th स्टेज आर evaluated और उनका क्रिटिकल एनालिसिस जो है किया जाता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। देखो यहाँ पे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट जो है ज्वाइंटली जो है सबॉर्डिनेट्स के गोल जो है फिक्स करते हैं। तो ये सक्सेसफुल फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, इट हैज रिप्लेस द ट्रेडिशनल फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट बाय डोमिनेशन के गोल्स ऊपर से सेट होने चाहिए। तो इस कंसेप्ट को पीटर ड्रकर ने 1954 के अंदर अपनी फेमस बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कहा था।
According to Howell, the concept of MBO has passed through different stages of management development. MBO for performance appraisal, MBO management by objective for integrating the individual with the organization, management by objective for the long run planning. Management by objective जो है that is a management model that aims to improve the performance of an organization by clearly defining the objective that are agreed to by both management and employees. देखो यहाँ पे जो subordinate के objectives होते हैं वो management set नहीं करती, वो दोनों मिलके जो है set करते हैं, जिसके अंदर employees की जो commitment level है वो increase हो जाता है. The system of management objective can be described as a process where the superior and subordinate मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली आइडेंटिफाई इट्स कॉमन गोल्स. तो यहाँ पे मेजर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के उससे क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जाता है और जिसके बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस को अवेलुएट किया जाता है. एमबीओ जो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज अ प्रोसेस जिसके अंदर मैनेजर जो डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं और सबॉर्डिनेट जो है इकट्ठे काम करते हैं ताकि सबॉर्डिनेट्स के गोल जो है सेट किए जा सके और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ मैच करते हैं. तो एमबीओ जो है वो प्लानिंग के अंदर ही नहीं हेल्प करता, इवन एम्प्लॉयज को एक मोटिवेटिंग फैक्टर्स भी होता है कि एम्प्लॉयज को भी गोल सेटिंग के अंदर इंगेज किया जाता है. Process of MBO के अंदर setting of objective at the top, goals are set at the top level by the vision and mission of the organization. तो यहाँ पे जो मैनेजर होता है वो सबॉर्डिनेट के साथ डिस्कशन करता है, उनको मॉडिफाई करता है और उनको बताता है कि ये आपका रोल है. और उसी तरह सबॉर्डिनेट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो है मैनेजर उसको बताता है, कंडीशंस बताता है, फिर उसके बाद सबॉर्डिनेट के साथ डिस्कशन होती है और उनके गोल जो है उनके साथ डिस्कशन के साथ सेट किए जाते हैं. रिसाइकलिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है यहाँ पे ये ज्वाइंट और इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है. यहाँ पे गोल जो सबॉर्डिनेट के होते हैं आइसोलेशन में नहीं होते. जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं डेफिनेटली वहां पे मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मैच होने चाहिए. तो फिर यहाँ पे उनके रिजल्ट्स को अवेलुएट किया जाता है, अगर एक्सीडिंगली उन्होंने परफॉर्म किया है तो उनको रिवॉर्ड दिया जाता है. टीम बिल्डिंग, तो ये कंसेप्ट जो है डेट इज ऑफ सिनर्जी बिल्डिंग के 2+2 जो है 4 नहीं 5 होते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके. तो टीम बिल्डिंग के अंदर होता है कि जो वर्क ग्रुप के अंदर मेंबर्स होते हैं जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करे, रिकॉग्नाइज करे, किस तरह से वो इकट्ठे काम कर सकते हैं, किस तरह की वो प्लानिंग करे तो उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है. तो वर्क ग्रुप के अंदर प्रॉब्लम दो तरह की हो सकती है, टास्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो यहाँ पे होता है कि टास्क के बारे में एम्बिग्विटी हो सकती है, तो किस तरह से हम इस चीज को दूर कर सकते हैं. पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं, किस तरह से हमने इनको जो है इम्प्रूव करना है. और जो टीम बिल्डिंग के अंदर जो है 3 स्टेप्स हैं. कंसल्टेंट जो है वो टीम के जो मेंबर्स होते हैं इंडिविजुअली उनका मतलब वन बाय वन करके इंटरव्यू लेता है ताकि हर एक इंडिविजुअल मेंबर्स की फीलिंग, एटीट्यूड और परसेप्शन को समझ सके ताकि टीम की इफेक्टिवनेस को इन्हांस किया जाए. फिर जब मीटिंग होती है तो उसके बाद जो होता है वो उनको फीडबैक देता है और उनके साथ डिस्कशन डिटेल में होती है. उसके बेसिस पे एक्शन प्लान जो है डिसाइड किया जाता है. और सेकंड स्टेप के अंदर जो होता है ईच टीम मेंबर जो होता है दूसरे मेंबर के साथ डिस्कस करता है, वो अपना जो रोल परसीव करता है, अपनी जो फीलिंग्स होती हैं वो बताता है और किस तरह से वो ज़्यादा मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूट कर सकता है. और यहाँ पे कोशिश होती है कि हम किस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सकते हैं. और थर्ड के अंदर विल रेगुलरली अटेंड द टीम मीटिंग और यहाँ पे देखता है कि टीम जो है अपने ग्रुप के टास्क किस तरह से परफॉर्म कर रही है, किस तरह से अपना रोल मेंटेन कर रही है. तो यहाँ पे जो कंसल्टेंट होता है दैट कंसंट्रेट ऑन अ प्रोसेस रादर देन ऑन द कंटेंट. उसके बाद है अदर टेक्निक्स. तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की डिजाइनिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है ताकि ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके. जो फ्लो ऑफ अथॉरिटी है उसको रीडिफाइन किया जाता है. तो फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर चेंजेस आती हैं. तो हो सकता है कि प्रोडक्ट से मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए. जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिजाइनिंग होती है ये रिफ्लेक्ट करती है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव की क्या फिलॉसफी है, क्या डिजायर है, नीड और वैल्यू है. जब स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं तो यहाँ पे काफी लोग इसको रेजिस्ट भी करते हैं क्योंकि काफी लोगों की पावर और स्टेटस भी चेंज हो जाता है. वर्क डिजाइन एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर होता है कि हमने टास्क और जॉब्स को किस तरह से रीडिफाइन करना है ताकि एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके.
तो इट मस्ट टेक इनटू अकाउंट द नेचर ऑफ द बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन फ्लो, डिसीजन प्रोसेस, डिफरेंस अमंग एम्प्लॉयज एंड रिवॉर्ड सिस्टम। तो यहाँ पे जो वर्क डिजाइन का ब्रॉडर स्कोप होता है, तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल जॉब्स की जो इंडिविजुअल काम होता है, इंडिविजुअल जॉब्स होती हैं, उनकी डिजाइनिंग को देखते हैं। तो जॉब एनालिसिस के अंदर हम जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, ताकि हम उस जॉब को रीडिफाइन कर सके कि उसके अंदर ये टास्क है, इस तरह की स्किल जो है रिक्वायर्ड है। जॉब एनरिचमेंट के अंदर क्या होता है कि ज्यादातर जब हम एक ही जॉब को परफॉर्म करते रहते हैं, तो उससे मोनोटनी आ जाती है। हमें लगता है कि ये जॉब ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है। तो जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है कि कंटेंट ऑफ ए जॉब को इंक्रीज किया जाता है, या डेलिबरेटली जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्कोप और चैलेंज जो लाया जाता है, ताकि मोनोटनी को किया जा सके। जैसे टीचर्स जो होते हैं, जैसे टीचिंग डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं, टीचिंग उनका मेन फंक्शन होता है, तो उसको अलावा जैसे उनको अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती हैं, जैसे कोई प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है, कोई एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर है, ताकि वहां पे चैलेंजिंग आ सके। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके अलावा उनको चैलेंजिंग वर्क जो है उनका दे दिया जाता है, ताकि मोनोटनी खत्म हो और एम्प्लॉय को लगे कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैल्यूएबल समझा जाता हूँ। तो जॉब एनरिचमेंट जो एक मोटिवेशनल टेक्निक है, जिसके अंदर होता है कि जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयज है, उनको चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग वर्क देना है। फिर है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट और क्वालिटी सर्कल्स। तो ये टीम वर्क की एक्सटेंशन है। तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि जो लोग डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व किए जाते हैं, यहाँ पे वॉलेंटरली जो है ग्रुप फॉर्म किए जाते हैं, या एसोसिएशंस होती हैं जो आपस में इंटरेक्शंस होती हैं। तो यहाँ पे खुल के जो होता है वेरियस प्रॉब्लम्स को ओपनली डिस्कस किया जाता है, और उनके कॉमनली एग्रीड सोल्यूशन जो है निकाले जाते हैं। रोल प्लेइंग, इट इज ऑल्सो टेक्निक ऑफ लेबोरेटरी डेवलपमेंट, जिसके अंदर ह्यूमन रिलेशन और लीडरशिप ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग को एक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो अपना जो है अपना बिहेवियर जो है उसको देख सके। उनको डिफरेंट सिचुएशंस दी जाती हैं, तो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर हमने किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से डिसीजन लेनी है। तो रोल प्लेइंग के माध्यम से हमने जो ट्रेनिंग की स्किल इन डीलिंग विद अदर्स है, उसको एनहांस करना होता है। उसी तरह हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की ये बेनिफिट है, क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करते हैं, वेरियस टेक्निक जो है यूज करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि जॉब परफॉर्मेंस बेटर होती है, और ग्रुप वर्किंग बेटर होती है। और यहाँ पे हम जैसे मान लो हमने एक कंट्रोल ग्रुप जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दूसरा जिसके ऊपर हम नहीं कर रहे, तो उन दोनों को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के अंदर टीम वर्क को फोकस किया जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल को किस तरह से बेटर करना है, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को किस तरह से इम्प्रूव करना है, इंटरपर्सनल रिलेशन किस तरह से सुधारने हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है, ये हमारे बिहेवियर, वैल्यू, एटीट्यूड और परसेप्शन के अंदर भी काफी सारी सिग्निफिकेंट चेंजेस लाने में हेल्प करती है।